हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि कूलम्स लॉ जो है, इससे हमें किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलता है। ठीक है। जैसे अपने पास दो पॉइंट चार्जेस है, प्लस Q1 एंड प्लस Q2, जो कि एक दूसरे से मान लेते हैं r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। ठीक है। तो कुलम्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, कुलम्स लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो होगा k Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। तो देखो बच्चों, इस इक्वेशन के जरिए हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच में तो फोर्स कैलकुलेट कर पाते हैं, लेकिन इस फोर्स के डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं लगा पाते। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ठीक है। जैसे Q1 ये Q2 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और Q2 जो है वो Q1 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। बट इस इक्वेशन के जरिए, इस एक्सप्रेशन के जरिए हम फोर्स के डायरेक्शन के बारे में पता नहीं लगा सकते। ठीक है। तो हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन तैयार करना है जिसमें हम फोर्स, कुलम, यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उनके मैग्नीट्यूड विथ देयर डायरेक्शन, है ना, मैग्नीट्यूड और उनके डायरेक्शन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है। तो कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का मतलब यही है कि कुलम्स का इक्वेशन जो है, ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इक्वेशन, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें ताकि हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड के बारे में भी जान सकें और उसके डायरेक्शन के बारे में जान सकें। ठीक है। तो कुलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये अब हम समझते हैं। ठीक है। तो कुलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक कार्टेशियन सिस्टम कंसिडर करना होगा जिसमें हम दो चार्जेस लेंगे, Q1 एंड Q2, और उनका पोजीशन देंगे A एंड B। तो लेट सपोज कि ये हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y है और ये z है। इनका ओरिजिन हम ले लेते हैं O। यहाँ पर हम दो चार्ज कंसिडर करेंगे, एक Q1 और एक Q2। ये Q1 चार्ज इसका पोजीशन A होगा और इस Q2 चार्ज इसका पोजीशन हम B रखेंगे। ये अपने पास चार्ज हो गया Q1 और ये अपने पास चार्ज हो गया Q2। यहाँ पर हम ये दोनों चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, दोनों का नेचर सेम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। अब इन चार्जेस के हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। Q1 का जो पोजीशन होगा, Q1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे R1 वेक्टर से, या हम इसे OA वेक्टर भी बोल सकते हैं। और Q2 को हम एक पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे जिसे हम लिखेंगे R2 वेक्टर। क्लियर है। अब ये Q1 और Q2 जो है, ये इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन है जिनके बीच का डिस्टेंस AB है। ठीक है। अब ये जो AB डिस्टेंस है, इनके बीच में यहाँ पर हम दो वेक्टर असाइन कर सकते हैं। एक वेक्टर जो A से B की तरफ डायरेक्टेड होगा, और एक वेक्टर जो B से A की तरफ डायरेक्टेड होगा। वो वेक्टर जो A से B की तरफ डायरेक्टेड है, इसे हम नाम देंगे R12 वेक्टर, और वो वेक्टर जो B से A की तरफ डायरेक्टेड है उसे हम नाम देंगे R21 वेक्टर। क्लियर है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो तो वो एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाता है। तो यहाँ पर Q2 जो है वो Q1 के ऊपर BA डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी कि वो R21 के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है। जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसे हम नाम देंगे F12 वेक्टर, यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है। सिमिलरली अगर हम ऐसा देखें कि Q1 जो है, Q1 Q2 के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो Q1 Q2 के ऊपर AB डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है। जिसे हम नाम देंगे F21 वेक्टर। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ जो भी पॉइंट, ये जो भी असाइंड किए हैं हम लोग, इसे हम एक जगह यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे लेट R1 इज पोजिशन वेक्टर ऑफ Q1। ठीक है। यहाँ लिख लेना लेट R1 इज पोजिशन वेक्टर ऑफ Q1, जिसे हम OA वेक्टर भी लिख सकते हैं। क्लियर है। R2 इज पोजिशन वेक्टर ऑफ Q2, यहाँ वेक्टर साइन असाइन कर लेना, वेक्टर दिखा देना। ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं OB वेक्टर। क्लियर। इसके बाद हमारे पास है R12 वेक्टर। ठीक है।
r12 वेक्टर क्या है? ये वो वेक्टर है जो q1 को q2 से ज्वाइन कर रहा है, जिसे हम ab वेक्टर भी लिख सकते हैं। बच्चों जरा यहाँ समझना कि यहाँ पर जो हमारे पास r12 वेक्टर है, यानी कि ab वेक्टर है, जरा तुम्हें अगर वेक्टर याद हो तो तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़े थे, ab वेक्टर। यहाँ a इनिशियल है, b फाइनल है, तो हम यहाँ ab वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं क्या, ob वेक्टर माइनस oa वेक्टर। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि r12 जो है उसे हम लिख सकते हैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो r21 वेक्टर है, ये वो वेक्टर है जो q2 को q1 से ज्वाइन कर रहा है, जिसे हम लिख सकते हैं ba वेक्टर। क्लियर है? और ये r21 वेक्टर जो कि ba वेक्टर है, इसे जरा देखो तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। ठीक है, B टू A। क्लियर है? फाइनली A पर, इनिशियल B पर, तो OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। क्लियर है ना? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सो यहाँ हम लिख सकते हैं कि R21 वेक्टर जो है वो हमारे पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास F12 वेक्टर जो है, F12 वेक्टर ये क्या है, ये फोर्स है ऑन Q1 ड्यू टू Q2। क्लियर? और F21 जो है ये है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, तो यहाँ जो भी हमने असाइन किया वो हम इस जगह लिख लेंगे। क्लियर है? अब जरा समझते हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ जो फोर्स कैलकुलेट करना है F12 वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे? तो ये होगा K Q1 इंटू Q2 अपॉन, अब यहाँ जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का लिखना है ना, तो यहाँ हम डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ एक्चुअल में यहाँ तो हम मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे, बट इस जगह पर हम उसका डायरेक्शन असाइन करेंगे। क्लियर है? तो F12 जो है इसका डायरेक्शन जो है वो B से A की तरफ है ना, B टू A, जिसे हम लिखते हैं R21 वेक्टर से। अब यहाँ R21 वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे R21, एंड R12 वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे R12। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, जिसके डायरेक्शन यहाँ पर है R21 का स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पर हम लिखेंगे इनटू में प्रोडक्ट, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, R21 कैप से। समझ में आ रहा है? तो ये जो हो गया ये वेक्टर फॉर्म हो गया ऑफ कुलम्स, कुलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल लो। ठीक है, अब यहाँ R21 कैप क्या है, तो तुम वेक्टर वेक्टर जब पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा कि वेक्टर ए को हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर ए कैप, ए कैप यानी जो वेक्टर ए का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ए कैप को हम किस तरीके से लिखते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप के जगह पर R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 की मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब इसे अगर हम चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R21 क्यूबिक इंटू R21 वेक्टर। क्लियर है? तो F12 वेक्टर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई, अब R21 वेक्टर को हम कैसे लिखें, R21 वेक्टर अपने पास क्या है, R1 माइनस R2। तो यहाँ हम इसे लिखेंगे R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूबिक। क्लियर? इनटू यहाँ पर हम लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। So this is the formula which represent Coulomb's law in vector form। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये Coulomb's law को वेक्टर फॉर्म में दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर हम F21 वेक्टर लिखना चाहें, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसके डायरेक्शन होंगे 1 2, R12 डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का क्यूबिक
इंटू R12 वेक्टर। ठीक है, डायरेक्ट हम इस तरीके से लिख लिए जैसा यहाँ लिखे हैं, समझ में आ रहा है। और इसी को हम फाइनली लिख सकते हैं R21 वेक्टर इज इक्वल के Q1 इंटू Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूबिक इंटू R12 वेक्टर। क्लियर है? तो ये हम रिप्रेजेंट कर दिए फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसे हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये समझ पा रहे हो ना? तो यही जो है ये कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये प्रॉपर तुम्हारा नोट्स है जो तुम एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब यहाँ से क्या क्या हम एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम अगर देखें तो F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो F21 वेक्टर के बराबर है, बट अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो F12 वेक्टर इज नेगेटिव टू F21 वेक्टर। समझ में आ रहा है? ये एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। क्लियर है? तो ये रहा कूलम्स का वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके।